हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पंजाब में आतंकी हमले का बहुत बड़ा अलर्ट। दोस्तों 2000 से भी अधिक जवान तैनात। बड़ी खबर, आतंकी सरकारी इमारतों को बना सकते हैं निशाना। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर आपको, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जहाँ गिलगित बाल्टिस्तान की जमीन तुम्हारे बाप की नहीं। जी हाँ, पीओके में पाकिस्तानी सेना बनी भू माफिया, लोगों का बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जब ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर उसके सफल परीक्षण को लेकर सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, और अगर आपके पास भी है गाड़ी तो 1 जनवरी 2023 यानी नए साल से पहले ये काम जरूर कर ले, वरना देना पड़ सकता है 5000 रुपए का चालान। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पंजाब में बड़ा आतंकी हमले का अलर्ट। आतंकी सरकारी इमारतों को बना सकते हैं निशाना। 2000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। बड़ी खबर, खुफिया एजेंसियों ने नए साल पर पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार अलर्ट में बताया गया है कि ISI के इशारे पर कई आतंकी संगठन पंजाब में दहशत फैलाने के उद्देश्य से हमला करवा सकते हैं। ये भी सूचना है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स, DC दफ्तर, SSP दफ्तर, थानों के अलावा सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया जा सकता है। इनपुट के बाद पंजाब के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा में 2000 से अधिक जवान तैनात हैं। पुलिस फोर्स को 24 घंटे सतर्क रहने का भी आदेश दिया गया है। रात के समय विशेष नाकेबंदी की जा रही है। दोस्तों मोहाली जिले के हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। खुफिया सूचना के अनुसार पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी अलर्ट के बाद मोहाली पुलिस ने भी कमर कस ली है। इस संबंध में पुलिस का कोई भी उच्चाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जिला पुलिस ने जनता को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि करीब 20 दिन पहले सनेटा चौकी पर हमले की सूचना मिली थी। इसके बाद रोपड़ रेंज के DIG गुरप्रीत भुल्लर ने ASP SHO के साथ बैठक करके थानों की सुरक्षा बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में 2000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है दोस्तों, क्योंकि नया साल पर हर आतंकी संगठन एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों, और कोई ना कोई खुशियों के माहौल में गम फैलाने की मनसा से ऐसा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ऐसे में हमारी भारतीय सेना और भारतीय पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट है दोस्तों। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां गिलगित बाल्टिस्तान की जमीन तुम्हारे बाप की नहीं। जी हाँ, पीओके में पाकिस्तानी सेना बनी भूमाफिया, तो लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन, याद दिला दिया इनको इनकी हकीकत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करके रखा है दोस्तों, जो कि भारत का हिस्सा है। आप सभी जानते हैं पीओके, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना पीओके में लोगों की जमीन कब्जाने में जुटी हुई है। पाकिस्तानी सेना के गिलगित बाल्टिस्तान में जमीन कब्जाने वाले मिशन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान खलीजों से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के साथ साथ पीओके का सबसे पिछड़ा इलाका है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ लगातार गुस्सा और आक्रोश है। पाकिस्तानी सेना का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ट्विटर पर कई वीडियो भी आए हैं दोस्तों, जिसमें दिखाई दे रहा है कि लोग सेना के सामने चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी रेंजर को उनकी जमीन कब्जाने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दिखाई दे रहा है दोस्तों की कैंप लगाने के लिए जमीन कब्जा करने पहुंचे सेना के लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर भगा दिया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और वीडियो में कहा गया है जिसमें सेना बुलडोजर लेकर जा रही थी, जिसे रोककर लोग उसके ऊपर चढ़ गए दोस्तों। लोग यहाँ कह रहे थे कि हमारी जमीन पाकिस्तान की जागीर नहीं, और इनमें से एक शख्स ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। पीओके के लोग खुद को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, और इसी कारण पाकिस्तानी सेना उनके दमन में जुटी हुई है। ऐसे में दोस्तों आप लोग पीओके के लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी पीओके को भी, पीओके के लोगों से भी दोस्तों वंचित करना चाह रही है और खुद उस पर कब्जा करके भारत के लिए मुश्किलें पैदा करें। इससे पहले दोस्तों आप लोग क्या सजेशन राय देना चाहेंगे पीओके को लेकर, बताइएगा जरूर। और दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण 400 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य भेजने में बहुत सक्षम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। ये 400
किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा अधिकारी ने गुरुवार को बताया है कि सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल का परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रहार किया। अधिकारी ने कहा है कि यह मिसाइल की एयर लॉन्च संस्करण के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण था। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बयान में कहा गया है कि इस परीक्षण के साथ वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल की। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए DRDO को कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पाकिस्तान में हिंदू महिला की हत्या पर भड़का भारत, दे दी सख्त चेतावनी। जी हाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू महिला की हत्या का मामला सामने आने के बाद भारत ने इस्लामाबाद को दो टूक सलाह दी है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों का ख्याल रखना चाहिए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने पाकिस्तान में हुई इस घटना की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, लेकिन इस मामले पर हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। लेकिन हमने बार बार कहा है कि पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 40 साल की एक विधवा हिंदू महिला का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। महिला की सिर कटी लाश बरामद की गई थी, उसके चेहरे की चमड़ी उधेड़ दी गई थी। महिला के पूरे शरीर पर जगह जगह कट के चमड़ी छिलने के भी निशान थे। जी हाँ दोस्तों, वैसे में ये मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दोस्तों, बल्कि भारत और विश्व में तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की हिंदू समुदाय से पहली महिला सीनेटर कृष्णा कुमारी ने ट्वीट करके कहा है कि 40 साल की विधवा महिला दया भील की निर्मम हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत ने भी अपना बयान दे दिया है और क्लियर चेतावनी दे दी है दोस्तों पाकिस्तान को कि अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए पाकिस्तान में। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ पर धार्मिक समागम, महिला जासूस और साजिश। जी हाँ, दलाई लामा के खिलाफ चीन के खौफनाक षड्यंत्र का बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन घुसपैठ की कई नाकाम कोशिशें कर चुका है। अपने नापाक मकसद में नाकाम होने के बाद अब चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी के लिए एक महिला को भेजा है, जो इन दिनों हिंदुस्तान में है। आशंका थी कि यह महिला श्रद्धालुओं के बीच रहकर दलाई लामा की जासूसी कर सकती है, मगर इससे पहले ही बिहार पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, इससे पहले पुलिस ने उस महिला का स्केच भी जारी किया था। जी हाँ, बिहार पुलिस ने जिस संदिग्ध महिला का स्केच जारी किया था वो कानून के शिकंजे में आ गई है। बोध गया पुलिस ने उस संदिग्ध चीनी जासूसी महिला को बोध गया के काल चक्र ग्राउंड के बाहर से हिरासत में ले लिया है। उसी जगह पर दलाई लामा हर रोजाना प्रवचन देते आते हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक संदिग्ध चीनी महिला का नाम सोंग शिया ओलन है। जी हाँ, सूत्रों का कहना है कि चीनी महिला 2019 में भी भारत आई थी, लेकिन बाद में वो चीन लौट गई थी। उसके बाद वो दोबारा भारत आई और फिर नेपाल चली गई। वो नेपाल में कुछ दिन बिताने के बाद बोध गया पहुंची थी। गया सिटी पुलिस के एसपी अशोक प्रसाद अब संदिग्ध महिला से पूछताछ कर रहे हैं। इस महिला को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें इस पर भी भारत ने करारा जवाब दिया है चीन को। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा है कि ये सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा प्रतीत होता है। इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। मैं नहीं समझता कि सुरक्षा से जुड़े आयामों पर बात करने का ये सही मंच है। उन्होंने कहा कि सरकार का संपर्क अधिकारी वहाँ है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर वो कुछ नहीं कह सकते। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ पर छठी बार इजराइल के पीएम बने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार चलाने के लिए गिनाए 3 राष्ट्रीय लक्ष्य। आपको बता दें बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इजराइल में सबसे अधिक समय तक प्रभावी प्रधानमंत्री रहने वाले 73 वर्षीय नेतन्याहू ने अपने नेतृत्व वाली छठी सरकार का गठन किया है। इसमें कई धुर दक्षिणपंथी घटक दल शामिल हैं। अनेक लोगों ने आशंका जताई है कि इस समीकरण से देश की आबादी के बड़े हिस्से की सरकार के साथ असहमति हो सकती है। नेतन्याहू को इजरायली संसद नेसेट के 120 सदस्यों में से 64 का समर्थन प्राप्त है, जो कि सभी दक्षिणपंथी हैं। इनमें अति कट्टरपंथी शास द्वारा समर्थित उनकी लिकुद पार्टी, यूनाइटेड तोरा जुद्देजम, दक्षिणपंथी ओतजमा यहूदी रिलीजियस जेनोसिटी पार्टी और नोआम शामिल है। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले नेसेट में अपने संबोधन में नेतन्याहू जी ने कहा कि उनकी सरकार के 3 राष्ट्रीय लक्ष्य ईरान को परमाणु आयुधों की ओर बढ़ने से रोकना है, पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना है और अब्राहम समझौते के दायरे में और अधिक अरब देशों को लाना है। जी हाँ, नेतन्याहू जी के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्य बार बार
टोका टोकी कर रहे थे और उन्हें कमजोर और नस्लवादी कह रहे थे। हंगामे के बीच नेतन्याहू ने कहा कि मतदाताओं के जनादेश का सम्मान कीजिए, ये लोकतंत्र का या देश का अंत नहीं है। उन्होंने देश के नागरिकों की निजी सुरक्षा में सुधार करने और जीवन स्तर के बढ़ते खर्चे को कम करने का भी वादा किया और इस दौरान अनेक विपक्षी सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे बेस्ट फ्रेंड जो कि फिर एक बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों, इसके लिए उनको आप लोग कांग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाई जरूर कहिएगा दोस्तों हमारे कमेंट के माध्यम से। एक और खबर की बात करें जहां जनरल फैज इमरान ने कराई थी पाकिस्तानी पीएम शहबाज की जासूसी। जी हाँ, आईएसआई ने भारत की रॉ पर भी जड़ा आरोप। बड़ा खुलासा बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कमरे में जासूसी के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान के करीबी आईएसआई के पूर्व चीफ जनरल फैज ने अपने करीबी सेना अधिकारी मेजर अरसलान की मदद से शहबाज शरीफ की बातों को रिकॉर्ड कराया था। ये सेना अधिकारी इमरान खान के जमाने में पीएम का एडीसी बनाया गया और शहबाज शरीफ के सत्ता संभालने के बाद भी वही बना रहा। शहबाज शरीफ के ऑडियो लीक होने के बाद जब इसकी जांच की गई तो आईएसआई के नए चीफ नदीम अंजुम ने सार्वजनिक रूप से इसके लिए भारत की रॉ को जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं निजी रूप से नदीम अंजुम ने जनरल फैज और इमरान खान की साजिश के भंडाफोड़ के बारे में शहबाज को बताया। मेजर अरसलान को शहबाज शरीफ का एडीसी बनाया गया था, लेकिन वो एक खुफिया फोन के जरिए शहबाज शरीफ की बातों को रिकॉर्ड करने लगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर भारत और साइप्रस ने इस समझौते पर किए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी कही ये बात। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और उनके साइप्रस समकक्ष इयोनिस कोसोलाइड ने गुरुवार को निकोसिया में रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर जी ने कोसोलाइड्स के साथ एक साझा प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक हमारे दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर MOU है। जयशंकर जी ने साइप्रस की पहली यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों पक्षों ने प्रवासन बोले तो माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह समझौता छात्रों, व्यवसायियों और पेशेवरों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्था और सहयोग का एक सामान्य ढांचा प्रदान करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा इससे अनियमित प्रवासन से निपटने में भी मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने भी साइप्रस द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर हस्ताक्षर करने पर रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत किया। जयशंकर जी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि इसके परिणाम स्वरूप रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारे सहयोग को लाभ मिलेगी। जी हाँ, एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया ने यूक्रेन में मचाई तबाही, दागी 100 से भी अधिक मिसाइलें, धमाकों से थर्रा उठी राजधानी कीव। बता दें, रशिया ने गुरुवार सुबह यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई कि चारों ओर दहशत ही दहशत फैल गई। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर 100 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। धमाकों की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविक ने जहां फेसबुक पर इस हमले की जानकारी दी, तो वहीं यूक्रेन के माइकोलाइव क्षेत्र के प्रमुख ने भी हवा में रूसी मिसाइलों की सूचना दी। राइटर्स, संवाददाता और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कीव, जाइटोमियर और ओडेसा में कई धमाके सुने गए। तो वहीं ओडेसा और निप्रोपेट्रोस क्षेत्र में बिजली कटौती की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य ऊर्जा बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान को कम करना था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री दहल की मुश्किल सीनियर नेता मंत्री बनने को तैयार नहीं। बता दें, नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के लिए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सरकार बनाने की जल्दी में उन्होंने राजनीति में नए उभरे युवा नेता रवि लमीछाने को उप प्रधानमंत्री बना दिया। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों के वरिष्ठ नेता इससे आहत हुए हैं। खबर है कि दहल ने उन नेताओं के सामने मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा है, जिसे अब तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। बीते सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बोले तो माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष दहल ने 7 और अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। उनमें 4 मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से लिए गए, जो सत्ताधारी गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। उनके अलावा माओइस्ट सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और जनमत पार्टी के एक नेता को मंत्री बनाया गया। पूर्व टीवी स्टार रवि लमीछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं। उन्होंने लगभग 6 महीने पहले इस पार्टी का गठन किया था। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर तालिबान ने ना
सेना को चने चबुआए पाकिस्तान से महंगा पड़ रहा साथ देना। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान को लाने में पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई थी वो अब उसे ही बहुत भारी पड़ रहा है। तालिबान सरकार के संरक्षण में काम कर रहे आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से पाकिस्तान हिला हुआ है। अब इस लड़ाई में उसने अपनी सेना की पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सेना के सर्वोच्च कमांडरों की एक बैठक हुई है, जिसके बाद जारी बयान में कहा गया है कि देश में नए हमलों की लहर के साथ आतंकवाद की बुराई ने भी फिर अपना गंदा सिर उठा लिया है। हम संकल्प लेते हैं कि आतंकवादियों के बीच बिना कोई फर्क किए इस बुराई से संघर्ष करेंगे। खबरों के मुताबिक कमांडरों की ये बैठक अचानक मंगलवार को बुलाई गई, जो बुधवार तक चली। बैठक सेना मुख्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता सेनाध्यक्ष जनरल सईद असीम मुनीर ने की। जनरल मुनीर ने पिछले महीने सेनाध्यक्ष पद संभाला था। उसके बाद टॉप कमांडरों की हुई ये दूसरी बैठक थी। दोस्तों, बैठक के बाद बताया गया है कि कमांडरों ने आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने का संकल्प लिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब बात अब खुद के देश पर आई है दोस्तों आतंकवाद को लेकर, तो पाकिस्तान एक्शन लेने की बात कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहा है। दोस्तों, क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा करेगा या फिर देश और दुनिया के सामने ये ढकोसला प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है? आपको जो भी लगता हो दोस्तों, एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर ताइवान पर चीन की अमेरिका को घुड़की। कहा जहां भी देश तोड़ने की साजिश होगी वहां पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कार्रवाई करेगी। जी हाँ, चीन का रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार बोले तो 29 दिसंबर को अमेरिका का नाम लिए बिना उसको ताइवान के मुद्दे पर चेतावनी दी है। चीन की समाचार एजेंसी ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जहां भी देश को तोड़ने की साजिश होगी वहां पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कार्रवाई करेगी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ताइवान के आसपास पीएलए की गतिविधियों को लेकर पूछे गए सवाल में कहा है कि जहां भी अलगाववादी नेता देश को विभाजित करने का प्रयास करेंगे, चीनी सेना उन पर कार्रवाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूएस के साथ सामंजस्य को लेकर चीन के रक्षा विभाग ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ रचनात्मक बातचीत करना चाहता है, लेकिन उसको भी आपसी संबंधों में ईमानदारी दिखानी होगी और ये ईमानदारी शब्दों में नहीं एक्शन में दिखनी चाहिए। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नेपाल चीन व्यापार मार्ग करीब 3 साल बाद खुला। दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू। बता दें, नेपाल और चीन के बीच रासुआ केरुंग बंदरगाह के माध्यम से 2 तरफा व्यापार बुधवार से आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गया है। यह जानकारी नेपाल विदेश मंत्रालय ने दी है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के वाणिज्य विभाग ने बंदरगाह के उद्घाटन का निरीक्षण करने के लिए केरुंग में एक समारोह का आयोजन किया था। इसी तरह हिलसा या पुरांग बंदरगाह को भी 26 दिसंबर 2022 से एक तरफा व्यापार के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बंदरगाहों के फिर से शुरू होने से नेपाल और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों, नेपाल कितना भी चोट खा ले उसको अकल आता दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर आपकी निजी राय क्या बनती है दोस्तों? और क्या अगली बार नेपाल के साथ कुछ बुरा होता है या नेपाल गर्त में जाता है तो क्या फिर से भारत को इसकी मदद करनी चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अकल आता नहीं दिखाई दे रहा नेपाल को। एक और खबर की बात करें, जहां वीडियो जारी करके इजराइल को ईरान ने दी धमकी, रॉकेट अटैक पर करके पल भर में तेल अवीव कर देंगे तबाह। जी हाँ दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने उसके परमाणु ठिकानों की तरफ देखा भी तो उसके दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर मिसाइल हमले कर नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तेल अवीव भूमध्य सागर के किनारे बसा सबसे महंगा शहर है। ईरान की सरकारी प्रसारण कंपनी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के परमाणु स्थलों पर एक इजरायली हमले की प्रतिक्रिया क्या होगी। और इस वीडियो में ईरान ने चेतावनी दी है कि मिनटों के भीतर इजराइल के तेल अवीव समेत दूसरे शहरों पर रॉकेट और मिसाइल दाग कर उसे नष्ट, तबाह और नेस्तनाबूद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर कोरोना को लेकर नया अपडेट आ रहा है। जहां कोरोना पर खुली चीन की पोल, छोटे शहर में ही 2 लाख से ज्यादा केस, 384 गुना हुई बढ़ोतरी। बता दें, चीन में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। शंघाई और बीजिंग समेत कई शहरों में कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। चीन में कोरोना के नए मामलों को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई सटीक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के कुछ तथ्य सामने आया है जो कि देश में संक्रमण की भयावह स्थिति को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 23 लाख की आबादी वाले झेजियांग प्रांत में मंगलवार तक कोरोना वायरस के 2,10,000 मामले दर्ज किए गए थे। स्थानीय सरकार ने कहा है कि कोविड को लेकर कड़े नियमों में ढील के बाद देश में संक्रमण के तेजी से फैलने के संकेत है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया
है कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम। इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR है जरूरी। जी हाँ, 1 जनवरी से चीन समेत इन देशों से आने वालों यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के केस फिर से तेजी पकड़ रहे हैं। चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जो कि हमने आपको पहले बताया। विशेषज्ञों को दावा है कि न्यू ईयर पर वहां हालात और भी बिगड़ेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया है कि 1 जनवरी से अब 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया है उनमें चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। दरअसल इंटरनेशनल ट्रेवल को लेकर जारी एक गाइडलाइन पर भ्रम की स्थिति के कारण एयर सुविधा लागू की गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर कांग्रेस के पत्र पर CRPF का जवाब। कहा, राहुल गांधी ने खुद 113 बार तोड़ा सुरक्षा प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की सुरक्षा का मामला उठाते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिस पर अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही CRPF का जवाब आया है। CRPF के मुताबिक राहुल गांधी ने कई बार निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, साथ ही उनको इस बारे में समय समय पर अवगत भी करवाया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। CRPF के मुताबिक 2020 के बाद से राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा उल्लंघन किया, इसके लिए उन्हें बताया भी गया था। तो वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में उनकी सुरक्षा में सेंध लगने की बात कही थी, जिस पर CRPF ने कहा है कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। CRPF इस मामले को अलग से उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 4 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। एम्स के प्राइवेट वार्ड में थी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सीतारमण जी को वायरल बुखार बोले तो फैलने वाला फीवर के लक्षण आने पर सोमवार को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया था। हालांकि शुरुआती जानकारी में यह बताया गया था कि वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। उन्हें अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। वित्त मंत्री के अस्पताल में भर्ती होने के समय रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया था कि कोई गंभीर या घबराने वाली बात नहीं है, वो ठीक है। निर्मला सीतारमण की तबीयत ऐसे समय में खराब हुई थी दोस्तों, जब अगले 1 महीने में उन्हें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करना है। वो आगामी 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट पेश करेंगे। ऐसे में इनको एक बार फिर से गेट वेल सून निर्मला सीतारमण जी जरूर कहिएगा आप लोग। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। कहा, HC के आदेश पर लगाएं रोक। जी हां, यूपी में निकाय चुनाव के मामले को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण दिए चुनाव के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा था। यूपी सरकार ने आदेश पर रोक की मांग की है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के ही होगा। जी हां दोस्तों, यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी और अंतिम खबर की, जहां पर अगर आपके पास भी है गाड़ी तो 1 जनवरी 2023 से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा 5000 रुपए का जुर्माना। बता दे, नया साल आने में मात्र 2 दिन बचे हैं। केंद्र सरकार आने वाले वर्ष के पहले दिन से ही कई नियम और परिवर्तन लागू कर रही है। इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर होगा। यदि आप इन नियमों की अवहेलना करेंगे तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस नए परिवहन नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से सभी व्हीकल्स में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। HSRP नंबर प्लेट होना बेहद जरूरी और अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में यदि आपके वाहन में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है तो इसे तुरंत लगवा लें। नियमों के अनुसार यदि आपने 1 जनवरी 2023 से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया तो आपको 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे
हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।